दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में अब 12 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यह खबर के अनुसार भारत बायोटेक को 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दूं कि इस वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स सहित देश भर के कई बड़े अस्पतालों में किया गया है। ये वैक्सीन कोरोना में काफी कारगर है। आपको बता दें कि अब तक देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए किसी टीके को DCGI की मंजूरी नहीं मिली थी, जिसके कारण भारत में अभी तक 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही ये वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन अब 12 साल तक के बच्चों को भी दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन, तालाब, पोखर से कब्जा हटाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है कि लोग सरकारी जमीन और जल निकायों पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि किसी भी हालात में जल निकायों पर निर्माण करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में कोई भूखंड, जल निकाय, तालाब आदि दर्ज है तो उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अगर किसी तालाब या फिर पोखर के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है तो फिर इसकी नापी कराई जाएगी ताकि इसकी जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि अधिकारियों की मदद से बिहार के गांव-गांव में विशेष अभियान चलाया जाएगा और तालाब, पोखर आदि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि नए साल में लाल ईंट महंगी हो सकती है। दरअसल ईंट पर GST की दर बढ़ सकती है। इसको लेकर ईंट निर्माता परेशान हैं और सरकार से पुरानी दर को ही यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो फिर ईंट के महंगा होने से मकानों की लागत भी बढ़ जाएगी। वर्तमान में लाल ईंट पर 1 एवं 5% GST की दर निर्धारित की गई है। जब बिहार ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी लाल मन्नू ने कहा है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ नहीं लेने पर ईंट निर्माताओं को 1% GST का भुगतान करना होता है, जबकि इनपुट क्रेडिट का लाभ लेने पर 5% की दर से GST का भुगतान करना होता है। 1% को बढ़ाकर 5% और 5% को बढ़ाकर 12% GST करने की बात चल रही है। 20 लाख रुपए टर्नओवर वाले ईंट निर्माताओं पर यह लागू होना है। इससे ईंट प्रति ट्रॉली 1500 रुपए से 2000 रुपए तक महंगी हो जाएगी, यानी कि सीधे सीधे आप ही के जेब पर मार पड़ने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं। आप क्या लगभग सभी मोबाइल यूज़ करते हैं। जब मोबाइल के बढ़ते प्रचलन से कई सुविधाएं तो मिल रही थी, लेकिन ये कई लोगों के लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग करने से स्कूली बच्चे और टीनएजर कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जिनमें मोबाइल का प्रयोग करने से, यानी कि मोबाइल यूज़ करने से मना करने पर बच्चे संपत्ति में बंटवारा चाह रहे हैं या फिर घर की संपत्ति के बारे में विजिलेंस को सूचना देने या फिर माँ के जेवर में अपना हिस्सा होने की बात कह रहे हैं। जब प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट अब्यूज मनोचिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि आज का दौर ऐसा है कि बच्चे आसानी से प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट अब्यूज के शिकार हो रहे हैं। इस उम्र के बच्चों में सेल्फ आइडेंटिटी की इच्छा होती है और ये क्यूरियस होते हैं। बहुत कम वक्त पर ही वे खुद को दिखावे के आवरण में ढल लेते हैं, इसीलिए जो भी उनके मन की बात करते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अभी मोबाइल से जुड़े जितने भी केस आ रहे हैं ये सब आईफोन या फिर महंगे मोबाइल फोन से जुड़े हुए आ रहे हैं, यानी कि सस्ते फोन वाले नहीं, हम जैसे आप जैसे वाले नहीं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन संगीता कुमारी ने बताया है कि मोबाइल फोन से जुड़े मामले हर रोज आ रहे हैं। अब बच्चों की सोच भी बदल गई है, जहां वे अलग अलग बातों पर घर से नाराज होकर भाग जा रहे हैं और उनको बहुत अलग तरीके से समझाना पड़ रहा है। तो बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना राय व्यक्त कीजिए और हमें बताइए कि बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करना सही है या गलत। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइए।
तो दोस्तों बात करते हैं कि चोर लुटेरों ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। अब चोर एटीएम से कैश की चोरी नहीं करते हैं बल्कि पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही चुरा कर ले जा रहे हैं। पिछले कुछ माह में लगभग आधा दर्जन ऐसी घटना हो चुकी है। एक दिन पहले ही पटना में IDBI बैंक की एटीएम मशीन की चोरी की घटना हुई थी, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से बता भी गया था। जहां वही ऐसी ही एक और घटना मोतिहारी जिले से सामने आई है। यहाँ चोरों ने SBI की एटीएम मशीन को ही चुराने की कोशिश की है। हालांकि जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो फिर मशीन की कैश काउंटर को ही चोरी करके फरार हो गए। जहां अब इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हरकत मचा हुआ है। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के पास की बताई जा रही है। यहां स्थित SBI बैंक की एटीएम मशीन को ही चोर उठाकर ले गए। एटीएम चोरी की घटना शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 46,000 प्रधान शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जाएगी। इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और माध्यमिक निदेशालय ने 6,000 से अधिक प्रधान अध्यापक के पदों पर भर्ती को लेकर मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आयोग के द्वारा ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व से संबंधित बयान का समर्थन करते हुए गाय को मां का दर्जा देना मनुष्य जाति का अपमान है। जहां ये शिवानंद तिवारी ने कहा है। उन्होंने ये बयान सावरकर के हवाले से दिया है। जहां शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल सावरकर ने 1923 में किया था। जहां आप सावरकर की कुछ बातों को मानेंगे और कुछ को नहीं, ये ठीक नहीं है। सावरकर ने तो ये भी कहा था कि गाय को मां कहना मनुष्य जाति का ही अपमान है। जहां शिवानंद तिवारी के मुताबिक सावरकर ने कहा है कि कोई जानवर मनुष्य का मां या फिर बाप कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ट्वीट और अपनी रैलियों में हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादियों के बीच के फर्क को बताते हैं। उनके अनुसार हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं, जबकि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलते हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर देश में चल रही बहस के बीच अब शिवानंद तिवारी भी कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार और बीजेपी का नाम लिए बगैर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आप सावरकर की कुछ बातों को मानेंगे और कुछ को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि साल 1923 में एक इंसान यानी कि सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके आधार पर हजारों सालों के सनातन धर्म को बदलने की कोशिश की जा रही है। सावरकर ने स्पष्ट कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर दबंग खान यानी कि सलमान खान को बीती रात सांप ने काट लिया था। वह उस समय अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे। यह घटना रात को 3:30 बजे हुई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में ले गए थे, जहां उनका इलाज हुआ। जहां इलाज करवाकर सलमान खान अपने घर के लिए रवाना हो गए। जहां सलमान खान शनिवार की शाम को अपने पनवेल फार्म हाउस पर थे। रिपोर्ट्स के माने तो सलमान खान को बिना जहर वाले सांप ने काटा, यानी कि जो सांप उनको काटा है उस सांप में जहर नहीं था। जहां ऐसे में सलमान खान पर इसका ज़्यादा असर भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि सलमान खान आज 56 साल के हो गए हैं। वह 27 दिसंबर को यानी कि आज अपना 56वां जन्मदिवस मनाएंगे। कोरोना की वजह से सलमान खान इस बार अपना बर्थडे बहुत जोर शोर से नहीं मनाने वाले हैं। IndiaToday.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के बर्थडे पर इस बार छोटी पार्टी होने वाली है, बड़ी पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकार के अजीज IPS अधिकारी लिपि सिंह कप्तानी वाले जिले सहरसा में पप्पू देव की पुलिस कस्टडी में हुई मौत सामान्य मौत नहीं थी। पप्पू देव का पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। पप्पू देव के सिर पर गंभीर चोट के कारण ब्रेन के अंदर का नस फट गया, जिसके कारण हार्ट फेल कर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि पूरे शरीर पर जख्म के 30 गंभीर निशान थे। यह सारे के सारे निशान किसी कठोर और भोतरा यानी कि हार्ट एंड ब्लंट वस्तु से मारे जाने के कारण बने थे। आपको बता दें कि पूर्वांचल की कुख्यात पप्पू देव का पोस्टमार्टम सहरसा के 3 डॉक्टरों की टीम ने किया था, जहां उस टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पप्पू देव की मौत का कारण सामान्य हार्ट अटैक नहीं है। पप्पू देव की ब्रेन की नस फट जाने के कारण सिर में पूरा खून जमा हो गया था, जिसके कारण हार्ट और सांस लेने का पूरा सिस्टम फेल हो गया और पप्पू देव की मौत हो गई। आपको बता दें कि जहां ब्रेन का नस फटा वहां बाहर
धारदार चोट का गंभीर निशान था जो पुलिस या करतूत की कलई खोल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू देव के बदन की नस फटकर जहां खून जमा हुआ था उसके ठीक बाहर यानी कि बाएं ललाट के ठीक ऊपर चोट का गंभीर निशान था। चोट का यह निशान मेडिकल टर्म में ब्रूज कहा जाता है। जब मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि पप्पू देव के शरीर पर जख्म के लगभग 40 निशान थे और डॉक्टरों के मुताबिक सारे निशान भौथरे और कठोर वस्तु से मारे जाने के कारण बने। मेडिकल रिपोर्ट में लाठी या फिर बंदूक पिस्तौल का जिक्र तो नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि पप्पू देव की मौत की जो कहानी सहरसा पुलिस बता रही है वह गलत थी। पप्पू देव की मौत सामान्य मौत नहीं थी बल्कि बर्बर पिटाई के कारण उनकी मौत हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अगर आप नए साल पर पिकनिक मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आज आपको हम बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत के बारे में बताएंगे, जहां आप अपने दोस्तों के साथ बिंदास होकर के नए साल का आनंद उठा सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं। आपको बता दूं कि यहां जाने के लिए पटना सहित बिहार के अलग अलग शहरों से बस या फिर ट्रेन से जाया जा सकता है। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ कार से भी यहाँ जा सकते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, बांका के मंदार पर्वत में खबर के अनुसार मंदार का प्राकृतिक सौंदर्य दूसरे पर्यटन स्थलों से अलग और आकर्षक है। जहां ये पर्वत हरियाली और खूबसूरती के बीच सर्दी के मौसम में घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। यहां आप अपने दोस्तों के साथ शिमला का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी में वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद बिहार में भी एक मामला सामने आया है। जब बिहार के समस्तीपुर में अब्दुल्ला ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उमेश बनने का फैसला किया है। जब समस्तीपुर के ताजपुर निवासी अब्दुल्ला हिंदू धर्म अपना लिए हैं। ताज़ा मामला ताजपुर थाना के अंतर्गत भोरेखरा गाँव का है। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले भोरेखरा गाँव का उमेश राय सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। जहाँ हाल के दिनों में उमेश उर्फ अब्दुल्ला को पड़ोस के एक युवक ने जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब्दुल्ला ने पंचायत बुलाई। जहाँ पंचायत में उल्टे अब्दुल्ला को ही गुनहगार मानते हुए उस युवक को बरी कर दिया गया जिसने जान से मारने की कोशिश की, जिससे आहत होकर अब्दुल्ला ने फिर से सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में वापसी का मन बनाया। जहाँ शनिवार को सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उसने हिंदू धर्म में वापसी की। अब्दुल्ला उर्फ उमेश को विधि विधान के साथ भोरोखरा स्थित काली मंदिर में हिंदू धर्म में वापसी कराया गया। जहाँ गंगा जल में स्नान कराया गया, बाल दाढ़ी कटवाया गया। जहाँ इसके बाद उसे जनेऊ धारण कराया गया। उमेश ने कहा है कि उसकी जान पर खतरा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को वैशाली जिले में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अनिल प्रसाद के पटना और वैशाली के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस अधिकारी के अकुत संपत्ति के मालिक होने का खुलासा हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया है कि अनिल के घर से कई महत्वपूर्ण कागजात के साथ धन संपदा अर्जित किए जाने की जानकारी मिली है। निगरानी टीम द्वारा पटना के तेज प्रताप नगर में स्थित एक 5 मंजिला मकान और एक 3 मंजिला मकान की छापेमारी के दौरान सोने एवं चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिसकी कुल संपत्ति 5,50,000 रुपए से ज्यादा आंकी गई है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2 डीड जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है उसे बैंक में बंधक रखकर ऋण लिया गया है। निगरानी के एक अधिकारी ने बताया है कि छापेमारी के दौरान 17 बैंकों की पासबुक, 5 डेबिट कार्ड, निवेश से संबंधित कई कागजात मिले हैं। छापेमारी के दौरान उनके आवास से एक हुंडई क्रेटा, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट के कागजात बरामद हुए हैं। अच्छा, कई अन्य निजी कंपनियों में निवेश का पता चला है। आय से अधिक धन का मामला दर्ज करके उन्हें बताया गया है कि मामले में चल रहे अन्य कार्यालयों में भी अभी तलाशी जारी है। उन्होंने बताया है कि मकान में चल रहे अन्य कार्यालयों में भी अभी तलाशी का कार्य जारी है। आपको बता दें कि निगरानी विभाग द्वारा 1,55,39,800 रुपए का आय से अधिक धन अर्जित का मामला दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब आप सस्ते में एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। एक खास ऑफर के तहत आपको एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर 2700 रुपए का बम्पर फायदा हो सकता है। इस ऑफर में आपको और भी कई मुनाफे मिलेंगे। इस मुनाफे के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पेटीएम के जरिए गैस की बुकिंग करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन से ऑफर मिल रहे हैं और इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इस खास ऑफर के तहत अगर आप रसोई गैस सिलेंडर
की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो फिर आपको 2700 रुपये का सीधा फायदा होगा। जी हाँ, दरअसल पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक और कई और दूसरे इनामों का ऐलान किया गया है। पेटीएम ने 3 पे 2700 कैशबैक ऑफर नाम की एक स्कीम की शुरुआत की है। नए यूजर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें उन्हें लगातार 3 महीने की पहली बुकिंग पर 900 रुपये तक का सुनिश्चित कैशबैक मिलेगा। इस ऑफर में नियम और शर्तें भी है। दरअसल ये कैशबैक पहली बार एलपीजी सिलेंडर बुक करने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। हर महीने 3 गैस सिलेंडर बुक करने पर पहली बुकिंग पर 900 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। यह कैशबैक 3 महीने तक मिलेगा। यह कैशबैक 10 रुपये से लेकर 900 रुपये तक रह सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बेगूसराय में शनिवार को बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का खेती में इस्तेमाल करने पर एक डेमो प्रदर्शित किया है। जहाँ इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। जहाँ इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तकनीक का ज़माना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ प्राकृतिक खेती पर जोर दिया तो वहीं दूसरी तरफ इनोवेशन पर भी जोर दिया है। कृषि में हम ड्रोन का इस्तेमाल फलदार पेड़ों में छिड़काव, नैनो फर्टिलाइजर्स में कर सकते हैं। जहाँ आज हमने मल्टीप्लेक्स कंपनी जो बेंगलुरु का है, उस मल्टीप्लेक्स कृषि में जो ड्रोन का उपयोग कर रहा था, उन्हें बेगूसराय में पहली बार बिहार के धरती पर उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि मुझे खुशी है कि 60 से 70 दशक के इर्द गिर्द हरित क्रांति आया। बिहार में बेगूसराय कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा। ये एक अच्छा मिसाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुलिस कस्टडी में हुए पप्पू देव मौत मामले को लेकर पप्पू देव की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर न्याय पाने के लिए एक मात्र विकल्प आप ही बचते हैं। इस पत्र की एक एक प्रति उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्यमंत्री के पास भेजी है। पत्र लिखकर पप्पू देव की मां ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जहां वही मामले में समर्थकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू देव के सैकड़ों समर्थक आज शंकर चौक से समाहरणालय के लिए प्रतिकार मार्च निकालने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगते ही शंकर चौक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां से मुगलों को खदेड़ दिया गया तो ओवैसी कौन चीज है। ओवैसी के भड़काऊ भाषण पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि वे तो अभी पैदा ही हुए हैं। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी में भड़काऊ भाषण दिया था। जहां इसी को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जहर की राजनीति करते हैं। देश में अलगाववाद को बढ़ावा कैसे मिले, दंगे कैसे हो, इसका दोनों भाई प्रयास करते रहते हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि ओबीसी जैसे कितने लोग यहां आए और चले गए, ओबीसी तो अभी पैदा ही हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, उनको भी खदेड़ा गया। ओबीसी जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे योगी के मंत्री ने कहा है कि ओबीसी में जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जहां उनके जैसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन निचले स्तर की राजनीति जनता स्वीकार नहीं करती है। सीधे सीधे पुलिस को धमकाना, सीधे सीधे इस देश के संविधान को चुनौती देना मैं मानता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पर कानून निश्चित रूप से शिकंजा कसेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार ऐसा राज्य होगा जहां ट्रैफिक नियंत्रण के अलावा ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों की भी मॉनिटरिंग की जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की बॉडी पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। जब पटना और नालंदा जिले में इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है और फिलहाल पटना और नालंदा जिले में बॉडी वार्न कैमरा तैनात अफसरों और जवानों की हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेगा। इसके पीछे का मकसद यह है कि पब्लिक ट्रैफिक पुलिस पब्लिक के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है ये स्पष्ट हो सकेगा। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों पर वाहन चालकों ने न केवल नाजायज तरीके से पैसे वसूलने के आरोप लगाते रहते हैं, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी लगातार शिकायतें बिहार पुलिस मुख्यालयों को मिल रही थी। जहां अब इस कैमरे के माध्यम से सब कुछ मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जवान और अफसरों की वर्दी पर लगे कैमरे की रिकॉर्ड को देखा जाएगा। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा ताकि वहां बैठे अफसर लाइव सब कुछ मॉनिटर कर सके।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ट्विटर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उन पर निशाना साधा है। जहां उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बेकार की बातें करते रहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 2014 के पहले केंद्र से क्या मिलता था और उसके बाद इसे क्या मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जेडीयू का एजेंडा है, लेकिन नीति आयोग में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान ही नहीं है। बीजेपी विशेष सहायता देकर बिहार का विकास कर रही है। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार बिहार के विकास पर लगातार काम कर रही है। 1.25 लाख करोड़ रुपए पिछले दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। इसके अलावा बिहार को नल जल योजना में 6100 करोड़ मिला है। जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे कहिए कि भाजपा की ही सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 6000 करोड़ रुपए बिहार को दिए थे। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो 15 वित्त में 5000 करोड़ रुपए से अधिक प्रति वर्ष भारत सरकार देती है। इसलिए कोई इस तरह का बयान देता है तो फिर पूछे कि 2014 की पहले की सरकार में क्या हालत थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि जातिवाद के जाल में घिरा रहने वाला हमारा देश एक बार फिर से जातिवाद का शिकार हुआ है और अब इसके शिकार मासूम बच्चे भी होते नजर आ रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड के चंपावत जिले के सुखिनटांग गांव के बच्चों ने कुछ ऐसा ही किया है। यहां के स्वर्ण जाति के बच्चों ने पहले दलित द्वारा बने खाने को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद इसी तरह दलित बच्चों ने भी अब स्वर्ण द्वारा बने खाने का बहिष्कार कर दिया है। यानी कि दलित के द्वारा बनाए गए खाने को स्वर्ण के बच्चे नहीं खाएंगे और स्वर्ण के बनाए गए खाने को दलित के बच्चे नहीं खाएंगे। ये जातिवाद कहां तक ले जाएगा ये आप समझ सकते हैं। जहां प्रदेश के स्कूल में इस तरह की जातिवाद और छुआछूत को बढ़ावा देकर स्कूल प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दी है। यह चिट्ठी में लिखा गया है कि बच्चों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर दलित द्वारा बनाए गए खाने को स्वर्ण नहीं खाएंगे और ऐसे खाने से नफरत करेंगे तो फिर स्वर्ण द्वारा पकाए गए भोजन का दलित विद्यार्थी भी बहिष्कार करेंगे। मामला संज्ञान में आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद को स्कूल का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। यह साथ ही साथ घटना की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। लेकिन क्या होता है आगे आप देखिएगा, हम आपको केडीवी लैब के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी अपने पॉलिटिकल वर्क से अलग पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। जहां स्मृति ईरानी ने जुबीन ईरानी से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। जब बेटा का नाम जोर ईरानी है वहीं बेटी का नाम जोइश ईरानी है। अब स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी को लेकर नई खुशखबरी शेयर की है। जहां उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है कि उनकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है। स्मृति ईरानी ने होने वाले दामाद और बेटी जोइश की कुछ फोटोज शेयर की है। स्मृति ईरानी द्वारा शेयर की गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे जोइस के बॉयफ्रेंड अर्जुन भल्ला घुटने के बल बैठकर जोइस को एंगेजमेंट रिंग पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में जोइस और अर्जुन रोमांटिक पोज में नजर आ रहे हैं। दोनों की तस्वीर बेहद क्यूट है। ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर किया है, पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। दोस्तों बात करते हैं कि धर्म परिवर्तन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो फिर वह तलवार की नोक पर तो नहीं करा रहा है। आजकल तो इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति का अच्छा चरित्र, उसके अच्छे काम से ही लोग प्रेरित होकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या करा रहे हैं। लोग किसी से प्रभावित होकर या फिर प्रेरित होकर ही धर्म परिवर्तन कराते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर के बेजलपुर गांव में सुबह से ही जंगली जानवर तेंदुआ का आतंक रहा है। इस दौरान तेंदुआ ने 3 लोगों को घायल कर दिया। करीब 8 घंटे तक तेंदुओं के आतंक से क्षेत्र में दहशत फैली रही। इसकी सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने 8 घंटे तक तेंदुओं को रेस्क्यू किया। घटना की सूचना पाकर 8 घंटे बाद वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और तेंदुओं को गन शॉट से बेहोश करके कब्जे में किया और वन विभाग की टीम पटना ले आई। जब तेंदुओं की खबर मिलने के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं जंगली जानवर तेंदुआ ने 3 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, जिसको इलाज कराकर घर भेज दिया गया है। जब बड़ी बात यह है कि वन विभाग की टीम तेंदुओं को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची तो गुस्साए तेंदुओं ने वन विभाग के अधिकारियों पर ही अटैक कर दिया और घायल कर दिया।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर जानलेवा हमलों की घटनाएं बढ़ रही है। इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने पिछले दिनों चिंता जताई थी। मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा था। अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया है, जब पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया है कि ऐसे किसी भी घटना की आशंका को रोका जाए। जहाँ साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय ने यह भी फरमान जारी कर दिया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिर मौके पर तुरंत एसएसपी या फिर एसपी पहुंचे। पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो फिर ऐसी स्थिति में तत्काल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया जाए ताकि सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या से जुड़े किसी भी मामले को वे खुद अपने स्तर पर देखें, अपने स्तर से देखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 80,000 स्कूलों में अच्छे पात्र फाउंडेशन बच्चों को भोजन परोसेगा। इस साल शिक्षा विभाग के पटना जिले के 204 स्कूलों में अच्छे पात्र को भोजन परोसने की जिम्मेदारी दी है। जब बिहार सरकार पहले ही केंद्र को सुझाव दे चुकी है कि विद्यालय शिक्षा में सुधार और गुणवत्तात्मक बदलाव के लिए शिक्षकों को दोपहर के भोजन प्रक्रिया से हटाना जरूरी है। इसी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के बीच भोजन परोसने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने की तैयारी है। जब वहीं 1,19,00,000 से ज्यादा बच्चों को मेनू के हिसाब से भोजन परोसा जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार करीब 4,000 पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग का हुनर सिखाएगी। जब पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुपालकों को डेयरी पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। जब प्रशिक्षण की व्यवस्था पीपीपी के आधार पर तय की गई है। इसके तहत निजी एजेंसी का चयन कर लिया गया है। देश की नामी संस्थाओं के विशेषज्ञों से पशुपालकों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनी है। इस पर विभाग करीब 2,72,00,000 रुपए खर्च करेगा। पहली बार बिहार में प्रशिक्षण का प्राविधान किया गया है। समग्र गौवय विकास योजना में डेयरी उत्पादक किसान का चयन पहले आओ पहले पाओ के तहत किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के आम नागरिक कोरोना से जंग में टीका लगवा कर काफी आगे हैं। जब वहीं बिहार के 4,000 से भी अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जब बिहार के करीब 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने अब तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है। सरकार ऐसे लोगों की पहचान करने और फिर जरूरी उपाय करने में जुटी है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम सोमवार को बिहार के दौरे पर आएगी। दोस्तों कुछ ही दिनों में साल 2021 समाप्त होने वाला है, यानी कि साल 2021 टाटा बाय बाय होने वाला है और नए साल 2022 का आगमन होगा। जहां आगमन होगा पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सबसे अधिक कहर उन बच्चों पर बरसा जिनके सिर से उनके माता पिता का साया इस महामारी के कारण उड़ गया। यदि बात बिहार की करें तो यहाँ भी कोरोना के कारण जान गंवाने वालों में 30 से 40 साल के उम्र के युवाओं की संख्या अधिक है, जिनके बच्चे कम उम्र के थे। ऐसे में अनाथ बच्चों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद और उनकी देखभाल के लिए बिहार में नीतीश सरकार ने अपने स्तर से योजना तैयार की है। इस संबंध में खुद सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। जब बिहार सरकार बाल सहायता योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों की मदद कर रही है। जहां वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और किसी एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तो उन्हें 18 साल तक हर महीने 1,500 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिए गए बयान पर किसान भड़क उठे हैं। चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा है कि दिल्ली से लौटे जरूर हैं लेकिन वापस आने में देर नहीं लगेगी। दरअसल आपको बता दो कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था। हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, सरकार फिर से आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में कहा था कि देश की आज़ादी के बाद किसानों को और भी ऊंचा मुनाफा दिलाने के मकसद से कानून लाए गए थे। ये एक बड़ा सुधार था। हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, सरकार इसमें और आगे बढ़ेगी। खेती में बदलाव की जरूरत है। इस बयान पर किसान नेता जगतार सिंह ने कहा है कि हम दिल्ली से लौटे हैं और वापस आने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे किसान नेताओं ने एक आवाज़ दी तो चाहे फिर दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, लाखों की तादाद में किसान फिर से वहां पहुंच जाएंगे। हम उन कानूनों को लागू नहीं करने देंगे जो किसानों के हित में नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं कि कोसी क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर मछली का बीज तैयार करने की योजना बनाई गई है। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना से इस दिशा में कार्य प्रारंभ होगा। इस योजना के तहत जहां छोटे छोटे तालाबों में मछली का जीरा उत्पादित होगा, वहीं घर घर में कार्प केचरी के माध्यम से विभिन्न किस्मों की देसी और विदेशी मछली का जीरा तैयार होगा। इससे इलाके के मछली पालकों को दूसरे प्रदेश से मछली का बच्चा लाने की समस्या दूर होगी। कम कीमत पर ही मछली का स्पॉन मिलेगा। स्थानीय स्तर से इसकी खरीद किए जाने से मछली के बच्चे के मरने की समस्या भी दूर होगी। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल की सबसे चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार कोई पुलिस जांच नहीं बल्कि इसका कोई दूसरा कारण है। बताया जा रहा है कि 3 माह पहले जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर हुए कातिलाना हमले के पीछे छिपी कहानी ने फिल्म निर्माताओं को बहुत ही प्रभावित किया है। जहां अब इस पूरी कहानी को वेब सीरीज के रूप में उतारने की तैयारी की जा रही है। इस बात की पुष्टि खुद विक्रम ने की है। जहां विक्रम की माने तो पिछले कुछ दिनों से वेब सीरीज बनाने वाले मेकर्स की टीम के लोग कॉल कर रहे हैं। जहां 4 राउंड फोन करके बात हुई है। उसके बाद हुए वारदात और फिर उसके पीछे की स्टोरी पर वेब सीरीज बनाने के लिए मेकर्स परमिशन मांग रहे हैं। इसके लिए जल्द टीम मिलने के लिए पटना भी आने वाली है। विक्रम की माने तो कार्मिक कन्वेंशन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने संपर्क साधा है। यह जिम ट्रेनर के दावे की पुष्टि निर्माण कंपनी ने भी किया है। यह कंपनी ने दावा किया है कि वह सिर्फ रियल घटनाओं पर ही काम करती है और फिल्म बनाती है, इसीलिए उससे कॉन्टेक्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि वेब सीरीज अंग्रेजी में बनेगी। इसके बाद हिंदी समेत कोई दूसरी भाषा में डब की रिलीज किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन खरीद बिक्री के दौरान नक्शा को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना नक्शा के जमीन की दाखिल खारिज नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में जमीन दाखिल खारिज की अर्जी के दौरान आपको जमीन के हिस्से के उन नक्शे को शामिल करना होगा जिनकी खरीद बिक्री हो रही है। जब नक्शा बनाने के लिए जिला स्तर पर सिविल इंजीनियरों की एक टीम जाएगी जो जमीन का नक्शा बनाएगी। राज्य के ब्लॉक ऑफिस में राजस्व नक्शे का सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरों की टीम गठित की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में बिहार के 18 बड़े जिलों में जमीन का सर्वे किया जाएगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बहुत जल्द इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार अभी नालंदा, शेखपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, अरवल, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, कटिहार, लखीसराय, सहरसा, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, जमुई, बांका, पूर्णिया, खगड़िया, शिवहर, जहानाबाद और किशनगंज में जमीन सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, यानी कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जब बचे हुए जिले में नए साल से सर्वे का काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। सर्वे के काम में तेजी लाने के संबंधित विभाग के द्वारा अमीन, कानूनगो, लिपिक और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की तैनाती की जा रही है। साथ ही साथ नए कर्मचारियों की भी भर्ती हो रही है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इससे जमीन विवाद में कमी आएगी। साथ ही साथ जीवित रैयत के नाम से जमीन का खतियान तैयार किया जाएगा और जमीन की हर जानकारी ऑनलाइन की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के अररिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अररिया गलगलिया रूट पर नई रेल लाइन बनाई जा रही है। इस काम में तेजी लाने के लिए कई तरह के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। खबर के अनुसार रेल अधिकारी ने जिले के यानी कि अररिया जिले के डीएम को बताया है कि अररिया जिले में 47.60 किलोमीटर रेल लाइन बनाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन खवासपुर से लक्ष्मीपुर, बेजानतपुर के बीच जमीन का भुगतान नहीं होने से कार्य बाधित हो सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।